गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं हिमांशु राज श्रीवास्तव आपके अपने यूट्यूब चैनल सुधाकर सर क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस को लेकर बनाने जा रहे हैं, तो वीडियो के लास्ट तक रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिफरेंसेस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। देखो आर्टरीज और वेन्स होती क्या है, उससे पहले आप ये जानो इनका फंक्शन या ये कहाँ से कनेक्ट होती हैं। तो जब हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ पे देखो एक पंपिंग ऑर्गन हार्ट की बात हो रही थी। तो हार्ट क्या कर रहा था, पंप कर रहा था किसको, ब्लड को। अब ब्लड जाएगा कहाँ, हर एक सेल में जाएगा। तो सेल में जाने के लिए उनके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए ना। आप घर पे देख लो, घर पे देखो आपके यहाँ मोटर लगी होगी, समरसेबुल लगा होगा, तो वो क्या हो रहा है, पानी तो खींच रहा है, लेकिन आपके यहाँ पाइपलाइंस भी होंगी ना। वैसे ही हमारी बॉडी में पाइपलाइंस होती हैं जिनको हम लोग बोलते हैं आर्टरीज और वेन्स। और यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा है कि डिफरेंसेस बताना है आपको दोनों में। तो चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है हमारा। एक्सप्लेनेशन हमारा कह रहा है आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। आर्टरीज क्या करती हैं, ब्लड कैरी करती हैं कहाँ से कहाँ तक, अवे फ्रॉम द हार्ट, यानी कि हार्ट से दूर ले जाती हैं। तो जब हार्ट से दूर ले जा रही होंगी, इट मीन्स वो कौन कौन सा ब्लड होगा, वो होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि हार्ट से जो टिश्यूज में जा रहे हैं उनको कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो वो कैरी कौन कर रहा है, वो कर रहा है कैरी हमारी आर्टरीज। आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट वाइल वेन्स कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट। इट मीन्स ब्लड को हार्ट तक पहुंचाने का काम कौन कर रहा है, वो कर रहा है वेन्स। और हार्ट से दूर कौन ले जा रहा है, आर्टरीज। तो हार्ट के पास जो ब्लड आता है वो आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि वेन्स के पास कौन सा ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक नोट टाइप में दे दिया गया है, इसको ध्यान रखना कि एक्सेप्शनल केस भी है यहाँ पे। अगर वर्ड परमोनली ऐड हो जाए आर्टरीज या वेन के साथ, तो ये अपने से अपोजिट काम करने लगती हैं, ये ध्यान रखना। जैसे एग्जाम देखो क्या कह रहे हैं हम, मतलब ये है कहने का कि पर्मोनली आर्टरीज अगर लग गया तो इट मीन्स ये कैरी करेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और अगर पर्मोनली वेन लग गया तो इट मीन्स ये कैरी करेंगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ध्यान रखना। देखो इसीलिए क्या लिखा है, एक्सेप्शनल। ये वर्ड से ध्यान रखना, ये वर्ड अगर इनके साथ लगा होगा तो फंक्शन अलग अलग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिस्ट टू फंक्शंस ऑफ ओवरीज, यानी कि आपको ओवरीज, ओवरीज क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जहाँ फीमेल गैमीट का प्रोडक्शन होता है वही कहलाता है ओवरीज। और ओवरीज का फंक्शन आपको लिखा हुआ दिख रहा है। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है, प्रोडक्शन ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन्स। अब देखो हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई भी प्रोसेस हमारी बॉडी में या चेंज हो रहा है या कोई प्रोसेस हो रही है, तो वो सब के पीछे रिस्पॉन्सिबल है हार्मोन्स। अब यहाँ पे फीमेल की बात हो रही है ना, ओवरीज किस में होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में होगा। इसका मतलब कौन सा हार्मोन्स निकल रहा है, फीमेल सेक्स हार्मोन्स। और साथ में उसका दूसरा काम क्या है, फीमेल गैमीट जिसको हम लोग बोलते हैं एग ना, उसका रिलीजमेंट, उसका प्रोडक्शन भी कौन कर रहा है, ओवरीज कर रही है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है डिफाइन द टर्म जीन। मतलब जीन को आपको क्या करना है, डिफाइन करना है। देखो जीन क्या होता है, जीन का सबसे अच्छा डिटेल एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने किस चैप्टर में पढ़ा था, हेरिडिटी वाले में। जैसे आप हो, हम हैं, हम अपने पापा मम्मी की तरह ही है ना। कुछ डिफरेंसेस लेके आए हैं वो बात अलग है, लेकिन बने उनसे है ना। तो उनके कुछ क्वालिटीज़, कुछ ट्रेड, कुछ कैरेक्टर्स हमारे अंदर भी आ गए। वो कौन लेके आ रहा है, तो वो लेके आ रहे हैं जीन, वही है जीन। तो जीन को हम लोग जेनेटिक मटेरियल भी बोल सकते हैं। अब देखो इसकी डिफिनेशन क्या लिखी हुई है, सेगमेंट ऑफ डीएनए, डीएनए का ही एक पार्ट है। इस फंक्शनल आर मेड न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से बना हुआ है। डीएनए का वही पार्ट है जो कैरी कर रहा है किसको, ट्रेड्स को। ठीक है। बहुत डीएनए का ही एक सेगमेंट है और ये कैरी करता है किसको, कैरेक्टर्स को। कैसे कैरेक्टर्स को, जेनेटिक कैरेक्टर्स को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हाउ इज द वॉल ऑफ स्मॉल इंस्टेंटाइन अडॉप्ट फॉर परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। जैसा आप सब लोग जानते ही हो कि फूड का डाइजेशन, फाइनल डाइजेशन कहाँ होता है, फाइनल डाइजेशन होता है आपका स्मॉल इंस्टेंटाइन में।
अब स्मॉल इंस्टेंटाइन में डाइजेशन हो रहा है, उसके बाद ही तुरंत ही कौन सी प्रोसेस स्टार्ट होगी? एब्जॉर्प्शन की। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है कि वो चीज़ें जो हमारे लिए नीडफुल हैं, ज़रूरी हैं, उनका क्या कर लिया जाएगा? एब्जॉर्ब। अब वो करती कैसे हैं, स्मॉल इंस्टेंटाइन की वॉल कैसे करती हैं? तो देखो क्या लिखा हुआ है, द इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंस्टेंटाइन हैज़ न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। देखो यही मेन चीज़ है, क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का एक स्पेशल नाम दिया गया है। नाम क्या दिया गया है? विलाई। ठीक है, ये क्या करती हैं? एब्जॉर्ब करती हैं। देखो इस तरह से बना होता है ऐसे करके, और इसी के बीच में ब्लड वेसल्स के बीच में वल्ली होते हैं, और ये अपना जो सरफेस एरिया है उसको क्या कर लेते हैं? बढ़ा लेते हैं। तो जब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो एब्जॉर्प्शन जल्दी से हो जाएगा। ठीक है, तो मेन जो नाम याद रखना है वो कौन है? विल्ली। और इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फिफ्थ क्वेश्चन, आउट ऑफ अ गोट एंड अ टाइगर, दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है, गोट एक टाइगर। गोट आप जानते हो हार्बीवोरस है और टाइगर कार्निवोरस। विच वन विल हैव अ लॉन्गर स्मॉल इंस्टेंटाइन? जस्टिफाई। मतलब इन दोनों में से किसके पास स्मॉल इंस्टेंटाइन लॉन्गर होगी, मतलब बड़ी होगी? अब जब हम लोग लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें बात जब एलिमेंट्री कैनाल की आई थी, तो वहाँ पे एक पॉइंट मैंने बताया था कि जितने भी हार्बीवोरस होते हैं उन वो क्या करते हैं? लीव्स वगैरह खाते हैं ना ज़्यादा, ग्रास वगैरह ये सब। और वो बनी किसकी होती है? तो वो बनी होती है एक सब्सटेंस जिसका नाम क्या है? सेलुलोज। देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ। सेलुलोज का क्या होता है? बहुत हार्ड सब्सटेंस है, इसको डाइजेस्ट होने के लिए बहुत टाइम चाहिए। तो जितने टाइम तक वो एलिमेंट्री कैनाल में या स्मॉल इंस्टेंटाइन में रहेगी उतना अच्छे से वो डाइजेस्ट होगी। तो जब आपको पता है कि गोट क्या है? हार्बीवोरस, तो गोट की तो स्मॉल इंस्टेंटाइन क्या होगी? लॉन्गर होगी कि नहीं? रीज़न हार्बीवोरस है, और हार्बीवोरस होने के कारण उसका क्या है? उसको सेलुलोज को डाइजेस्ट करना है, और सेलुलोज बहुत टाइम लेता है डाइजेस्ट होने में। जितने ज़्यादा टाइम के लिए वो वहाँ पे होगा उतना अच्छा है। तो यही आंसर, जितने भी हार्बीवोरस होंगे उनकी स्मॉल इंस्टेंटाइन या एलिमेंट्री कैनाल ज़्यादा लॉन्ग होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, देखो, राइट द फंक्शन ऑफ फेलोपियन ट्यूब। अब देखो यहाँ पे भी एक नाम आया जिसका फंक्शन लिखना है, तो ये भी क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट का ही एक हिस्सा है। और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किसकी बात हम लोग कर रहे हैं? फीमेल्स की। तो इनका फंक्शन आपको लिखना है। तो फंक्शन क्या है? नंबर 1, ट्रांसफर ऑफ फीमेल गैमीट फ्रॉम ओवरी। जो एग बन जाता है उसको कैरी करता है ये, ठीक, वहीं से जाता है रास्ता। देखो कैसे होती है फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, देखो यहाँ पे ओवरी हो गई मान लो, यहीं से ऐसे एक ट्यूब जाती है। ठीक, अब ये ट्यूब से ही क्या होगा? नीचे यूटेरस वगैरह है, और यहीं से क्या करेगा? एग मूव करेगा। पहला पॉइंट क्लियर। सेकेंड पॉइंट में कह रहा है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जब एग यहाँ से मूव कर रहा है और वर्जाइना के थ्रू स्पर्म यहाँ पे आ जाएगा, तो फर्टिलाइजेशन भी यहीं पे होगा। ठीक है, क्लियर हो गया दोनों पॉइंट्स? ट्रांसफर ऑफ फीमेल गैमीट फ्रॉम ओवरी एंड ऑल्सो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब मेल गैमीट फ्यूज विद द फीमेल गैमीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ HCl इन स्टमक। ये आपकी एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है। ठीक है, एनसीईआरटी में यहाँ पे HCl की जगह एसिड दे दिया है, तो एसिड जो हमारे स्टमक में बनता है उसका नाम क्या है? HCl। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन क्या है? देखो नीड क्यों होती है हमारे स्टमक को ये HCl बनाने की? तो देखो पहला क्या लिखा हुआ, इट किल्स एनी जर्म्स दैट मे हैव एंटर्ड द एलिमेंट्री कैनाल अलोंग विद द फूड। मतलब कि ऐसा कोई भी जर्म आ जाए जो फूड के साथ आ गया, अब देखो वो हमारे लिए तो हार्मफुल होगा ना, तो एसिड क्या करता है? HCl उसको क्या करता है? किल कर देता है, खत्म कर देता है। इट क्रिएट्स एन एसिडिक एनवायरनमेंट इन स्टमक, और ऑल्सो क्या करता है?
ऐसा एसिड का एनवायरनमेंट यानी एसिड मीडियम बना देता है, जिससे क्या होता है, reducing the pH which is required for activation of pepsinogen into pepsin। अब देखो, प्रोटीन को डाइजेस्ट होने के लिए पेप्सिन चाहिए, पेप्सिन के लिए HCl का होना बहुत ज़रूरी है। तो HCl का फंक्शन क्या हो गया कि वो एसिड मीडियम देगा जिससे पेप्सिन एक्टिवेट होगी, प्रोटीन टूटेगी, और क्या साथ में हो रहा है कि वो जर्म्स को भी किल कर रही है। देखो जर्म्स लिखा हुआ है ना, जर्म्स को भी क्या कर रही है, किल कर दे रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा। What are the method used by the plant to get rid of excretory products? यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो प्लांट्स कैसे करते हैं बाहर। तो देखो, प्लांट्स में बहुत ज़्यादा वेस्ट की क्वांटिटी की बात करोगे तो वाटर है। तो अब देखो इस क्वेश्चन को देखो, एक्सप्लेनेशन सुनो। प्लांट्स गेट रिड ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर बाय द ट्रांसपिरेशन। प्लांट्स जो होता है, प्लांट जितने भी हैं वो क्या कर रहे हैं, एक्सेस वाटर को अपने अंदर से रिमूव कर रहे हैं, यानी एक्सक्रीशन की प्रोसेस कर रहे हैं। तो किस प्रोसेस का नाम दिया उस प्रोसेस को, उस प्रोसेस का नाम दिया गया ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन जब होता है तो एक्सेस वाटर क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। फिर वेस्ट मटेरियल में बी स्टोर इन द सेल वैक्यूल और गम और रेजिन। जो देखो कभी कभी प्लांट्स को ऐसे काटो या कुछ तो कुछ चिपचिपा सा सब्सटेंस निकलता है, तो वो सब भी क्या है, उसका वेस्ट है। और कहाँ पे स्टोर होता है, स्टोर इन द सेल वैक्यूल्स। और साथ में स्पेशली कहाँ पे स्टोर हुआ, वो ओल्ड जाइलम में, पुराने जाइलम में। और ऑल्सो स्टोर विद द लीव्स, कुछ वेस्ट मटेरियल लीव्स में भी स्टोर हो जाते हैं, बाद में क्या होती है, लीफ गिर जाती है, इस तरह से भी वो एक्सक्रीशन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है डिफाइन द टर्म हेरिडिटी। हेरिडिटी को आपको समझाना है। देखो हेरिडिटी बहुत सिंपल सा है और बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे आगे बायो लेके पढ़ेंगे 12th वगैरह में, तो वहाँ पे भी आपको ये टॉपिक मिलेगा। तो हेरिडिटी क्या होता है, तो हेरिडिटी ये है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रेड्स जाते हैं, मम्मी पापा से हमारे अंदर है ना, वो चीज़ें क्या कहलाएंगी, वो प्रोसेस कहलाएगी हेरिडिटी। तो वो देखो यहाँ पे वही लिखा है, हेरिडिटी इज द मैकेनिज्म बाय द विच कैरेक्टरिस्टिक्स रिसेंबल्स डिफरेंसेस पास्ड डाउन फ्रॉम वन जनरेशन। देखो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या है, जीन है। अभी बताए ना, जीन क्या करता है, ट्रेट्स को लेके जाता है। तो यहाँ पे देखो मम्मी पापा जैसे हम लोग दिखते हैं, लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं। वो सारी चीज़ कैरेक्टर्स कौन लेके आ रहा है, वो लेके आ रहे हैं जीन, और इस पूरी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। क्लियर, चलो आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, डिफाइन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता क्या है, देखो प्लांट्स जो होते हैं वो एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन भी करते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। उनमें एक मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे पढ़ते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो पहला पॉइंट क्या है, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है। देन इन विच न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस, जिस मेथड के बाद, जिस प्रोसेस के बाद नए प्लांट्स बन जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखो जो प्लांट्स बन रहे हैं वो किसकी हेल्प से बन रहे हैं, रूट, स्टेम और लीफ, और साथ में कुछ बर्ड्स से भी बन रहे हैं, यानी बडिंग, आउटग्रोथ। अब ये देखो जितने भी पार्ट लिखे आपने देखे, रूट्स, स्टेम, लीफ और बर्ड्स, ये क्या है, ये प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, और वेजिटेटिव पार्ट से ही नया प्लांट बन रहा है। इसीलिए सिंस रिप्रोडक्शन इज थ्रू द वेजिटेटिव पार्ट, वेजिटेटिव पार्ट में क्या क्या आ गए, रूट्स आ गए, स्टेम आ गए, लीव्स एंड बर्ड्स, और इसी प्रोसेस को क्या बोला गया, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी दो टाइप का, एक नेचुरल वे में होता है और एक आर्टिफिशियल। ठीक है, तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब ये है कि जब प्लांट्स अपने नई स्पीसीज बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम एंड लीव्स एंड ऑल्सो समटाइम बर्ड्स, इट्स कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, चलिए आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा।
थैंक यू स्टूडेंट्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।